हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 25वां महारिवीजन क्लास देखेंगे। 25वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे सिविक्स का, जो आपके जेएससी प्रयोक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 92 नंबर क्वेश्चन है, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। यह कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आपका लॉक से। ठीक है, लॉक के अनुसार जो है राज्य की स्थापना जन सहमति के आधार पर हुई है तथा राज्य जो है वर्तमान परिस्थितियों में जन सहमति पर टिका है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदारवादी विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो लास्की उसका समर्थक नहीं है। ठीक है, राज्य एक यंत्र के रूप में अर्थात राज्य की यांत्रिक अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, बेंथम, जेएस मिल। ये सभी जो है यांत्रिक स्वरूप को के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लास्की जो है इस अवधारणा का समर्थक नहीं था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे समर्थक नहीं था पूछा है। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक विधियां मात्र विशेष विवेकशीलता की परामर्श है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हॉब्स का। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। हॉब्स ने प्राकृतिक विधि और नागरिक विधि में अंतर किया है। उसके अनुसार जो है नागरिक विधि प्रभुसत्ता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक विधि विवेक का आदेश है जिसका केवल जो है अलंकारिक महत्व है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है। तो प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस सिद्धांत की यह मान्यता है, जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, इसका मान्यता है कि अधिकार जो है मानव की प्राकृतिक के विवेक संगत ढंग से नियमित होने के कारण स्थान, समय तथा परिवेश में के अंतर के बिना जो है सर्वत्र लागू होता है, सब जगह लागू होता है। और प्रकृति कुछ निश्चित अधिकारों की निर्मात्री है जिसका चरित्र विश्वव्यापी है, विवेक संगत है, अस्थायी तथा अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके लेखक लॉक नहीं है। ठीक है, इसके लेखक जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान, ये पुस्तक दिया था ऑस्टिन ने। ठीक है, ये पुस्तक ऑस्टिन ने दिया था, ये लॉक नहीं दिया था। तो यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। जॉन लॉक की पुस्तक थी सेकंड सीरीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक थी जॉन लॉक की। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये जॉन ऑस्टिन की बुक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये सब सही है। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता दिया था। और मार्क्स जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, और हॉब्स का लेवियाथन था। तो ये सभी सही हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका लास्की का। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। लास्की की एक पुस्तक थी द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, में लिखा है कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है तथा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा जो है संरक्षित अधिकारों से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने अपने विचारों को प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो जॉन रॉल्स ने किया था। ठीक है, समकालीन विचारक था जॉन रॉल्स ने सामाजिक अनुबंधन की तर्क प्रणाली का जो है अनुसरण करते हुए एक काल्पनिक युक्ति का प्रयोग किया था। और इसके अंतर्गत जो है उन्होंने कल्पना की कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए जो है सामाजिक नियमों का ऐसे निर्माण करेंगे जो सर्वस्वीकार्य होगा। उसी को जो है विश्वव्यापी सिद्धांत मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाती है? तो ये विशेषता फ्रांस की है।
ठीक है। फ्रांस की शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की व्यवस्थापिका जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। फ्रांस की अर्ध राष्ट्रपतीय अथवा जो है अर्ध संसदात्मक शासन वहाँ पे व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक पुनर्व्यवस्था है? न्यायिक पुनर्व्यवस्था है किसकी? तो ये है प्रदत्त विधायन अधीनस्थ विधेयन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। इंग्लैंड में जो प्रदत्त व्यवस्थापन पर संसद का नियंत्रण होता है और सामान्यतः न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्मित उन नियमों को अवैध घोषित कर सके जिनमें प्रशासन ने संसद द्वारा निर्मित सीमाओं का उल्लंघन किया हो। अर्थात ये कहा जाए कि इंग्लैंड में जो है प्रदत्त व्यवस्थापन पर जो है न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है। ठीक है, तो प्रदत्त विधायन पर ही जो है वहाँ पे न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है इंग्लैंड में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? कौन ब्रिटिश शासन की देन है भारत में? तो सचिवालय व्यवस्था, तो ये गलत हो जाएगा। लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है और विधि का शासन है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन की देन है कहाँ? लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और विधि का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो कौन सा अंतर है? तो आप लोग जानते होंगे दोहरी नागरिकता की। ठीक है, अमेरिका और भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और दोनों देशों में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है और संविधान की सर्वोच्चता है तथा संविधान द्वारा संघ और उसकी इकाई के मध्य शक्ति का विभाजन है। यद्यपि यह कहा जाए कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में जो है भारत में इकहरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों में ये महत्वपूर्ण अंतर ये माना जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो ये डी टॉकविले का है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व प्रथा एवं अस्तित्व पर आधारित होने के कारण जो है डी टॉकविले ने कहा कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो वर्गीकरण का क्या आधार है? तो विधायिका तथा कार्यपालिका का संबंध, ठीक है, उसके वर्गीकरण का आधार माना जाता है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर किया जाता है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है, और तथा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी वो नहीं होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आता है आपका वित्त विधेयक, पहले नंबर पे आता है वित्त विधेयक, उसके बाद आता है सामान्य चर्चा। ठीक है, सामान्य चर्चा, उसके बाद आता है आपका अनुदानों पर मतदान। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अनुदानों पर मतदान और चौथे नंबर पे आता है विनियोजन विधेयक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पहले पे आएगा, तो इसमें देख लीजिए 3 2 में है, उसके बाद 2 आएगा, तो यह इसमें 2 है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा वित्त विधेयक, उसके बाद सामान्य चर्चा आएगा, फिर अनुदानों पर मतदान होता है, फिर जो है विनियोजन विधेयक लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका अनुक्रम सही है। ठीक है, बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य बजट, दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है रेलवे बजट। ठीक है, रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से 1921 में अलग किया गया था। पहले जो है रेलवे भी जो है उसी बजट में आता था, लेकिन 1921 में इसे जो है अलग कर दिया गया था और सरकार के वित्तीय मामलों की देखभाल करने वाला जो वित्त मंत्रालय बजट की रचना के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी याद रखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया था? तो ये कल्पित समुदाय के लिए किया था। ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने जो है भारतीय राष्ट्रीयता के लिए कल्पित समुदाय शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 107 नंबर प्रश्न है, किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द जो है सांप्रदायिक है?
तो ये किसने बताया था? तो ये थॉमस पंथम ने बताया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। थॉमस पंथम ने जो है धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द जो है धार्मिक बताया है, जबकि भारत के संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्ष का विलोम उन्होंने सांप्रदायिकता बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जानते हैं कि आप लोग भारतीय प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का की प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का, और जिसका अभिप्राय है भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा एवं सभी धर्मों के प्रति जो है समान आदर भाव रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को समाविष्ट करता है? तो ये लूथर गुलिक महोदय ने कहा था। ठीक है, लूथर गुलिक जैसे विचारकों को मानना है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है तथा दिन प्रतिदिन जो है लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सत्ता से। ठीक है, उदासीनता का अंचल अवधारणा जो है सत्ता से संबंधित है। सत्ता के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका रेखा अधिकार सत्ता, ठीक है, और दूसरा है आपका स्टाफ अधिकार सत्ता, और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक अधिकार सत्ता। ठीक है, रेखा, स्टाफ और क्रियात्मक अधिकार सत्ता, ये 3 प्रकार के सत्ता का बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पे आपका उदासीनता का अंचल जो है ये सत्ता की अवधारणा से संबंधित है। 110 नंबर प्रश्न है, लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण जो है प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लोक निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई है। इसकी विशेषता में आ जाता है प्रशासनिक स्वायत्तता हो जाता, पृथक वैधानिक अस्तित्व हो जाएगा, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था हो जाएगा, संसद व कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है, सार्वजनिक एकाधिकार, बोर्ड द्वारा प्रबंध, ठीक है, उद्देश्य की स्पष्टता है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्व प्रशासनिक स्वायत्त प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा के हर्ज वर्ग द्विकारक सिद्धांत के हाइजीन या कहा जाए तो स्वस्थता कारक के निम्नलिखित में क्या समाविष्ट नहीं है? यहाँ पूछा है, तो उत्तरदायित्व इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, हर्ज वर्ग अपने अभिप्रेरण के द्विकारक सिद्धांत में उत्तरदायित्व संबंधी कारक को शामिल नहीं करता है, जबकि ये वेतन हो गया, कार्य की स्थितियाँ एवं कंपनी की नीति को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, परफॉर्मेंस बजट निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई है? तो ये यूएसए का प्रथम हूवर आयोग के द्वारा। ठीक है, यूएसए का प्रथम हूवर आयोग के द्वारा जो है इसकी गणना हुई है। प्रथम हूवर आयोग जो ये आया था 1949 में, सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट में जो है निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया था, और उस आयोग का गठन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1949 में किया गया था, और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1950 में जो है सर्वप्रथम निष्पादन बजट की अवधारणा को स्वीकार किया गया। और भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1968 में, अगर भारत में पूछेगा तो भारत में जो है 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो है निष्पादन बजट अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है, परफॉर्मेंस बजट निष्पादन में शब्दावली का किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे यूएसए हो जाएगा। और भारत के लिए पूछेगा तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1968 में, और ये 1949 में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 113 नंबर प्रश्न है, लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। संबंध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न सिफारिश की थी। पहला उसमें था उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए, और दूसरा था उसमें
आंतरिक लेखा परीक्षा को जो है अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है? पद वर्गीकरण किसका वर्गीकरण है? तो ये कर्तव्य भार का वर्गीकरण है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा आपका। कार्मिक प्रशासन में जो है वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्यों और दायित्वों के आधार पर पदों का ऐसा समूहीकरण है जिससे जो है मोटे तौर पर कुछ वर्ग निर्मित हो जाए। पद वर्गीकरण के अंतर्गत जिन पदों के कर्तव्य और दायित्व एक से होते हैं वे एक वर्ग में रखे जाते हैं। इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि वे पद किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्तव्य भार के वर्गीकरण पर किया गया है पद वर्गीकरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो अस्थायी, वैतनिक और कुशल होता है, सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया था हरमन फाइनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरमन फाइनर ने जो है सिविल सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सिविल सेवा अधिकारियों का ऐसा पेशेवर निकाय जो अस्थायी, वैतनिक और कुशल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंध पर विचार किया गया है? तो ये फुलटन समिति रिपोर्ट जो था उसके आधार पर किया गया है। ठीक है, इंग्लैंड में जो है लोक सेवा की संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों इत्यादि के संबंध में 1966 में, ठीक है, 1966 में फुलटन समिति का गठन किया गया था और जिसकी रिपोर्ट आई थी बाद में 1968 में। ठीक है, तो ये फुलटन समिति की जो है गठन 1966 में किया गया और इसी के आधार पर जो है रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संदर्भ पर भी जो है विचार किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत जो है शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अध्याय 6 के अनुच्छेद नंबर 36 में ऐसा व्यवस्था किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है जहाँ कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहाँ जो है सुरक्षा के लिए जो है सामूहिक कार्रवाई करना जो है चार्टर के अनुच्छेद 33 से लेकर के जो है 38 तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है शांतिपूर्ण समझौते की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा और ये भाग किस में है? तो ये भाग आपका अध्याय नंबर 6 में है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में आधुनिक संस्था की सही विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक पक्षी कानून तो होता नहीं है इसमें। ठीक है, सहमति और कानूनी दायित्व तो ये सही है, भाषा और औचित्य का प्रयोग ये भी सही है और संस्थानिक सहायता की वार्ता ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की विशेषता है कि सहमति और कानून का दायित्व हो, भाषा और औचित्य का प्रयोग हो और संस्थानिक सहायता की वार्ता हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? तो ये जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, इसको COP15 के नाम से भी जानते हैं और कोपेनहेगन 15 भी कहते हैं। ठीक है, और कोपेनहेगन 15 के रूप में जो है सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से है और जो COP15 का सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था तो ये 2009 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो सूची दिया गया है, एक क्षेत्रीय संगठन है और उसकी स्थापना पर से आपको मिलान करना है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, OAS जिसे कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे नाफ्टा कहते हैं। ठीक है, तो नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और अरब मगरेब यूनियन AMU इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
सीटों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए 1948 किस में है? तो 1948 आपका 2 में है। 1989 में 1989 किस में है? तो 1 में है। और यहाँ पे देखिए 1994 किस में है? 4 में है। और ये किस में है? 54 किस में है? तो 3 में है। तो 2, 1, 4, 3 आपका कोड नंबर सही होगा। तो यहाँ पे बी में देखिए 2, 4, 1, 3 आपका कोड नंबर बी सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था राज्य में एक अलग नया राज्य बनाया जा सकता है? तो संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था को अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। भारत की तरह अमेरिकी संघीय सरकार की राज्य के सीमा नाम क्षेत्र परिवर्तन नहीं कर सकता है। और अमेरिकी राज्यों में जो है सीमा में अगर परिवर्तन करना हो तो वहाँ के संबंधित राज्य की सहमति से जो है कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय व्यवस्था में जो है राज्यों को केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये विशेषता में नहीं आता है। संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है सर्वोच्च लिखित व अचल संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, दोहरी सरकार, ये सभी जो है इसकी विशेषता हो जाती है संघीय शासन की। ठीक है, और ये कहा है संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती है, तो ये ऐसी विशेषता कोई नहीं है। 123 नंबर प्रश्न है, सरकारों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे अरस्तू को। ठीक है, 158 संविधानों का अध्ययन किया था अरस्तू ने। 158 संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात जो है अरस्तू ने सर्वप्रथम सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण दिया। और उसके वर्गीकरण का आधार जो है शासकों की संख्या, उसके शासन करने का उद्देश्य, एक व्यक्ति का शासन अगर अच्छे उद्देश्य के लिए तो राजतंत्र पतन, परंतु अगर उसका उद्देश्य गंदा हो तो कुलीन तंत्र अथवा अल्पतंत्र, अच्छे उद्देश्य के साथ व्यक्तियों का शासन जो है पॉलिटी, अगर उद्देश्य बुरा हो तो लोकतंत्र। ठीक है, तो ये सारे व्यवस्था किया था अरस्तू ने। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दबाव समूहों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो यूएसए है आपका। ठीक है, अमेरिकी राजनीति प्रक्रिया में दबाव समूह का विशेष महत्व है। उन्हें जो है विधानमंडल के ऐसे सदन की संज्ञा दी है जो संविधान की सीमा के बाहर कार्य करते हैं। वे अत्यधिक प्रभावशाली भी होते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश यूएसए। ठीक है, संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया था। अंग्रेजी उपनिवेश के खिलाफ जो है 13 संघर्षरत क्षेत्रों ने जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत 1787 ईस्वी में जो है संघीय व्यवस्था का निर्माण किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैसा लगा वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तैयारी आप लोग करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।